हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर के वीडियो नंबर 3 में इन आवर एपिसोड 146। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन के बारे में जानेंगे और हमेशा की तरह इन कॉन्सेप्ट्स को हम रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल सिनेरियोस के साथ रिलेट करना भी सीखेंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो फिर चलिए एकदम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है या नहीं, इसके बेसिस पर मटेरियल्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कंडक्टर्स, नंबर 2 इंसुलेटर्स एंड नंबर 3 सेमीकंडक्टर्स। इनमें से कंडक्टर्स के बारे में तो हम यही जानते हैं कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं, करेक्ट। एंड जनरली दीज कंडक्टर्स आर मेटल्स ओनली। बट वेट, यहाँ पर हमारी ये जानकारी अभी अधूरी है। आपको पता है किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होने के लिए उसका मेटल का होना जरूरी नहीं है। मतलब नॉन मेटालिक टाइप के भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और अगर उनके पास फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ना हुए तो भी चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम फ्रीली मूविंग आयंस भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार के नॉन मेटालिक टाइप के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर का सबसे क्लासिक एग्जांपल है आपका सॉल्ट वाटर, जहां पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं और सॉल्ट वाटर की इसी प्रॉपर्टी के कारण ही उसे फ्यूल सेल्स में और बैटरीज में एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट। फाइनली सॉल्ट वाटर के अलावा नॉन मेटालिक टाइप के कंडक्टर के कुछ और एग्जांपल्स हैं ग्रेफाइट एंड प्लाज्मा। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर देम। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे मेटल कंडक्टर्स की ओर। यू विल सी इन मेटल कंडक्टर्स के आउटर शेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहां वहां फ्रीली मूव कर सकते हैं। दैट वे दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्ट लाइक चार्ज कैरियर्स। आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो होते हैं बट इतने भी नहीं कि मेटल सरफेस से कूद कर ही बाहर निकल जाएं। दे स्टे विद इन द लैटिस ऑफ द मेटल ओनली, जहां पर वो बिल्कुल एक मूविंग गैस की तरह यहां वहां रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। नाउ इन मेटल कंडक्टर्स के बेसिक को इतना समझ लेने के बाद चलिए इन कंडक्टर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज की ओर आगे बढ़ते हैं। एंड द प्रॉपर्टी नंबर 1 इज मेटल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। वेट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि जब तक स्टैटिक कंडीशन नहीं पहुंच जाता तब तक इलेक्ट्रॉन्स यहां वहां मूव करते रहते हैं इन सच अ वे कि कंडक्टर के अंदर इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ही हो जाए। एंड यू नो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 हो जाने वाले इस फैक्ट को ही कंडक्टर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाता है। फिर आता है कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी नंबर 2। इस प्रॉपर्टी के अनुसार एक चार्ज्ड मेटल कंडक्टर के सरफेस पर उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मेटल सरफेस के बीच 90 डिग्री एंगल ना हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई कंपोनेंट तो सरफेस के अलोंग होगा ही, राइट। और ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा ही रहा होगा and that way we won't be able to reach the equilibrium situation. Next, कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी नंबर 3। कंडक्टर्स के अंदर इंटीरियर साइड में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता। आप देखोगे अगर कंडक्टर के अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज है तो उसे आउटर सरफेस के पास आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना पड़ेगा। एक्चुअली इसे एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। जैसा कि हमने पहले ही समझ रखा है, कंडक्टर के अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट? और गॉस लॉ के अनुसार अगर किसी गॉसियन सरफेस के थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है उस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि अगर आप कंडक्टर के अंदर किसी भी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो उसकी वैल्यू सब जगह आपको एक समान ही प्राप्त होगी। मतलब अगर आप किसी इंटीरियर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू जानना चाहते हो तो उसके लिए आप कंडक्टर के आउटर सरफेस पर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करके देख सकते हो। दे विल रिमेन सेम ओनली। आपको याद दिला दें, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया था, जिसके अनुसार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर आपको उस मैथमेटिकल रिजल्ट का एप्लीकेशन कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज में देखने को मिल रहा है। देन कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी नंबर 5, इसके अनुसार एक चार्ज्ड मेटल कंडक्टर के आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, वेयरइन सिग्मा इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एज वी डिस्कस्ड इन द प्रॉपर्टी नंबर 2। फाइनली कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी नंबर 6। आप नोटिस करना, किसी भी कंडक्टर में जिसमें एक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ही रहती है। भले ही कंडक्टर को बाहर से चार्ज इंड्यूस करवा दिया जाए या एक न्यूट्रल कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस पर रख दिया जाए, कंडक्टर के अंदर के कैविटी को बाहर के इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं पड़ता एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी रिमेन्स 0 ओनली। इसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, वो कौन सी जगह या सिचुएशन है जिसमें आपके आसपास एक खतरनाक इंटेंस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा होता है? सोच के देखिए। जी हाँ, जब आप एरोप्लेन्स में आसमान में उड़ान भर रहे होते हो। नाउ इमेजिन कीजिए, आप हवाई यात्रा कर रहे हो और अचानक एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक आपके फ्लाइट के ऊपर ही हो जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमारे एरोप्लेन्स के आउटर शेल को कंडक्टिव मटेरियल से ही बनाया जाता है और एरोप्लेन के अंदर वाला चैम्बर जहां पर आप बैठे हो, इट एक्ट्स लाइक अ कैविटी ओनली। और जैसा कि अभी अभी हमने समझा, मेटल कंडक्टर्स अपने अंदर के कैविटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के ई तक को नहीं पहुंचने देते और इसलिए लाइटनिंग स्ट्राइक भाई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यू कैन जस्ट कीप काम एंड एंजॉय द फ्लाइट। इन जनरल इस प्रकार के कंडक्टिव इनक्लोजर्स को, जो अपने इंटीरियर पार्ट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा कर रखते हैं, उन्हें फैराडेस केज कहा जाता है। नाउ अब ये सब सुनकर अगर आपको एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी और फैराडेस केज के बारे में और भी ज्यादा जानने का मन कर रहा है तो उसके लिए आप हमारा एपिसोड नंबर 19 देखना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन की ओर। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि आखिर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स किन्हें कहते हैं। यू सी, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, जिनके पास न तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कोई दूसरे चार्ज कैरियर्स। अगर आप इन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दोगे तो भी आपको आयंस या चार्जेस का कोई खास मूवमेंट नहीं दिखने वाला, जैसा कि हमने कंडक्टर्स के केस में देखा था। लेकिन आपको पता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आपको डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलता है।
विल लर्न अबाउट इट वेरी शॉर्टली। लेकिन उससे पहले चलिए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 पोलर टाइप डाइलेक्ट्रिक एंड नंबर 2 नॉन पोलर टाइप डाइलेक्ट्रिक। आप देखोगे नॉन पोलर टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स में मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं और इसलिए इन मॉलिक्यूल्स के पास अपने खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। वहीं दूसरी ओर पोलर टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स में पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक सर्टेन डिस्टेंस में सेपरेटेड होते हैं और अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना भी हुआ तो भी इन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास अपने खुद का डाइपोल मोमेंट होता है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स। फर्दर अगर इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया जाए तो उन डाइलेक्ट्रिक के अंदर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसके कारण उनके पास भी टेम्पररी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है एंड दैट वे हम एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पोलराइज कर सकते हैं। एंड लाइकवाइज आप एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पोलराइज कर सकते हो और इस प्रकार एक पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही पोलराइजेशन कहा जाता है, जिसकी वैल्यू एक लीनियरली आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए काई इंटू ई के बराबर होती है। यहाँ पर काई डाइलेक्ट्रिक का एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है जिसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। सो फार सो गुड। नाउ हमारे पास अगला सवाल ये है कि इन पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। कंडक्टर्स के केस में तो हमने देखा था कि जब उन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो कंडक्टर्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस प्रकार रीअरेंज कर लेते हैं कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक भाई लोग के पास इतनी ताकत नहीं होती। वो तो बस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अपने मॉलिक्यूल्स को ओरिएंट कर लेते हैं एंड इवेंचुअली आपको डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के एक साइड में पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी और दूसरे साइड में नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होते हुए दिखेगी। इतना लंबा लेक्चर सुनकर आपको ये लग रहा होगा आखिर हम इन बेचारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और उन्हें पोलराइज करके हमें क्या मिलने वाला है। आपको पता है पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैज अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखने वाले डिवाइस कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस ही काम आते हैं, जिसके कारण छोटे छोटे साइज के कैपेसिटर्स भी बहुत ज्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। We will talk about that in detail in the upcoming videos। आज का सेशन कंक्लूड करने से पहले चलिए इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के ब्रेकडाउन वाले फिनोमेना को भी समझ लेते हैं। एक्चुअली जब हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के थ्रू बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवाया जाता है तो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक एक कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस डेवलप हुए वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। नाउ टेल मी वन थिंग, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर हमें इस तरह के डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का क्लासिक एग्जांपल देखने को मिलता है। यू आर राइट, व्हेन आवर एयर बिकम्स अ कंडक्टिंग मीडियम एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। नॉर्मली एयर एक इंसुलेटिंग मीडियम के जैसा ही बिहेव करता है, लेकिन जब लाइटनिंग स्ट्राइक की कंडीशन डेवलप हो रही होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 30 लाख वोल्ट पर मीटर से भी पार चले जाती है।
आप समझ सकते हैं इतनी खतरनाक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में हमारे इंसुलेटिंग एयर मीडियम का कंडक्टिंग हो जाना इज प्रीटी ऑब्वियस, और इसी कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू मैसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को आप विटनेस करते हो। है ना इंटरेस्टिंग? एंड दैट्स अ रैप फॉर एपिसोड नंबर 146। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।